नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी छलकती हुई जज्बातें भाग 42। कुछ देर चुप रहने के बाद राधा बल्लभ माँ जी को कहता है, क्या बात है माँ? तुम कुछ कहने जा रही थी। भवानी देवी दुविधा में पड़ गई और कुछ ना कह सकी। ऐसे में राधा बल्लभ कहने लगा, तुम यही कहना चाहती हो कि तुम्हारे मन स्वीकार नहीं करती कि वह लड़की हमारे घर की बहू के रूप में हमारे घर में आए? दुविधा भरे लहजे में भवानी देवी कहने लगी, कुछ ऐसे ही समझो बेटा, क्योंकि हम लोग अपने रिश्तेदारों में तथा गांव वालों को क्या कहेंगे? सभी लोग तो पूछेंगे ना। अगर कल को वह लड़की नाटक करने की या नाचने गाने की जिद करेगी तो मोहन के जीवन बर्बाद होने के साथ साथ हमारे घर के माहौल पर भी प्रतिकूल असर दिखाई देगी। मैं इस बात से बहुत भयभीत हूँ। कुछ देर सोचने के पश्चात राधावल्लभ कहने लगा, तुम्हारी बात तो ठीक है, मगर इस तरह की विचार के साथ हमें हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए। हमें सभी विषयों पर सोचना होगा, मगर सबसे बड़ी बात तो है कि हम लोग उस लड़की को हमारे घर की बहू के रूप में कैसे लेकर आ सकते हैं। हम लोग हैं कि समाज के बंधन के बीच में रहते हैं। हमें अपने समाज में रहने वालों के साथ भी मेल मिलाप रखकर चलना होगा। उनके बगैर हम लोग एक अकेला अलग से नहीं रह सकते। ऐसे में हमें इस विषय पर बहुत गहनता से विचार करना होगा ताकि भविष्य में हमें किसी भी तरह की समस्या की सम्मुखीन न होना पड़े। मैं मोहन से बात करूंगा, उसे समझाऊंगा ताकि उस लड़की के बारे में किसी भी तरह की उम्मीद पाल कर ना रखें। और हमें यह भी कोशिश करनी होगी कि अपने परिचितों में किसी के बेटी के साथ उसका शादी करवा दी जाए। एक बार शादी हो जाने पर घर संसार में मन लगा लेगा तो अपने आप ही उस लड़की को भूलता चला जाएगा। मेरे ख्याल में यही सबसे बेहतर उपाय होगा। आप चिंता ना करें, मैं मोहन को समझा बूझकर राजी करवा लूंगा। बात धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। राधा बल्लभ अपने पत्नी को भी वही बात समझाने की कोशिश करता है और कहता है, देखो जानकी, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। माँ जी जो कह रही है बिल्कुल गलत नहीं है। वह तो वही कह रही है जो कि वास्तव में होती है। हमें भी इस विषय पर गंभीरता से विचार करना होगा। जानकी कुछ कहे बगैर चुपचाप रही। दिन भर के कामकाज के बीच फुर्सत में जानकी पति राधावल्लभ से शंका भारी लहजे में कहने लगी, आप तो समस्या की हल निकालने की बजाय माँ जी के बातों को ही समर्थन करने लगे। आप अपने भाई की तरफ तो देख लीजिए, वह तो उस लड़की के लिए पागल दीवाना बन गया है। अब क्या होगा? जवाब में राधा मतलब कहने लगा, तुम्हारा कहना भी ठीक है, सभी अपने अपने जगह पर सही है, मगर माँ जी जो कह रही है उस पर बिल्कुल भी शंका जाहिर नहीं कर सकते। तुम थोड़ी समय के लिए माँ जी की जगह पर बैठकर सोच कर देखो कि माँ जी गलत कह रही है या सही। असल में मोहन अपनी जगह पर सही है। अक्सर प्यार मोहब्बत में ऐसी होती है, मगर सर्वांगीण रूप से विचार की जाए तो माँ जी के विचार को हवा में उड़ा नहीं सकते। यह शादी विवाह की विषय है, उसमें ऐसा भी नहीं हो सकते कि चोरी छुपे शादी करवा दी जाए। उस मौके पर कुछ गांव वालों को तथा कुछ आत्मीय परिजनों को निमंत्रण देकर खिलाए जाते हैं ताकि इस रीति रिवाज के बीच सभी लोग बेटा बहू को आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसा सभी के साथ होती है। ऐसे में चोरी छुपे मोहन के शादी थोड़ी करवा सकते हैं। चाहे छोटी मोटी आयोजन भी हो तब भी तो मानो हमारे बाबूजी के तथा मामा जी के परिवार वाले, तुम्हारे मायके वाले तथा बहन सुभद्रा के घर वालों को और गांव के 10-20 परिवार के लोगों को तो बुलाना होगा। ऐसे में सभी लोग कुछ ना कुछ खोज खबर पूछेंगे, तब उन्हें क्या बताएंगे? झूठ मूठ तो नहीं कह सकते ना। और जैसे ही उन्हें सच्चाई का पता लगेगा तो पता नहीं कैसे कैसे बातें करते रहेंगे। भरी दरबार में हम सभी के बेइज्जती हो जाएगी। ऐसे में उस लड़की के भी बेइज्जती होगी। उसी के सामने ही लोग तरह तरह की बातें करते रहेंगे। तुम किसके किसके मुंह पर ताला लगाओगे? यहाँ तक कि तुम्हारे मायके वाले भी गलत बातें कहने से परहेज नहीं करेंगे। इन सब बातों पर गहराई से विचार करोगे तो खुद ही समझ जाओगे कि ऐसी शादी पर राजी होना कितना असंगत है। अगर सही रूप से विचार की जाए तो ऐसा करना कतई सही नहीं होगा।
ऐसे में हमें और भी गहराई से विचार करना आवश्यक है। इस वक्त तुम मोहन को कुछ नहीं कहना, क्योंकि वह भी बड़ा ही उम्मीद लगा कर बैठा है कि भैया भाभी ने मिलकर कुछ तो हल निकालेंगे। समय बीतता गया। एक तरफ जहां घर के सारे लोग मोहन और सुलोचना के प्रेम प्रसंग को लेकर बहुत ही चिंताग्रस्त है, वहीं कुछ ना कुछ हल निकालने की प्रयास में जुटे हैं ताकि मोहन सुलोचना को भूल जाए और एक साधारण सी जीवन व्यतीत कर सकें। ऐसे में एक रोज पत्नी जानकी से राधा बल्लभ कहने लगा, मुझे याद आ रही है कि तुम्हारे जो चाचा जी की बेटी सुमित्रा है या मामा जी की बेटी वंदना है, तुम्हारे बुआ जी की बेटी गायत्री है, अगर उनमें से किसी के साथ मोहन की शादी करवा दी जाए तो कैसी रहेगी। तीनों ही देखने में खूबसूरत है, पढ़ी लिखी भी है, समझदार भी लगती है। मेरे ख्याल में अगर एक बार मोहन के शादी हो जाए तो समय के साथ साथ घर संसार में मन लगा लेगा, तो धीरे धीरे उस लड़की को भूल जाएगा। बातों बातों में जानकी कहने लगी, आपकी बात तो सही है, मगर आशंका है कि क्या यह बात मोहन भैया मान लेगा। कहीं ऐसा ना हो कि उससे पहले ही कुछ ऐसी वैसी गलत कदम ना उठा ले, क्योंकि कोई दिनों से उनके मनोदशा में इस कदर परिवर्तन आया कि समझ में नहीं आ रही है कि कब क्या कर डाले। अगर आप समझा बुझाकर उसे इस विषय पर राजी करवा सकते तो अच्छी बात है, मगर मुझे नहीं लगता कि मोहन भैया ऐसा करने को राजी होंगे। लड़की तो चाहे कोई भी हो, सुमित्रा हो, वंदना हो या गायत्री, ऐसे तो बहुत से लड़कियां मिल जाएगी, मगर बात मोहन भैया को राजी करवाने की है, क्योंकि उन दोनों के प्रेम कथा इस कदर आगे बढ़ गई कि शायद उसे रोक पाना मुश्किल होगी, क्योंकि सुलोचना के प्रति देवर जी के मन में एक अलग ही भावनाएं जग गई है। क्योंकि पहले दिन जब वह पानी में गिर गई थी वह एक हादसा रही है, उसे बचाने के प्रयास ने दोनों के दिल में एक अलग तरह की एहसास जगा दी है। वहां से ही दोनों में प्यार पनप गई है। विशेषकर सुलोचना के प्यार भरी बातें मोहन के दिलो दिमाग को इस कदर प्रभावित कर चुकी है कि सुलोचना के लिए जान तक देने को तैयार है। अब देखिए ना, दूसरे दिन जब खुद ब खुद आत्महत्या करने को सुलोचना पानी में कूद गई, तब उसे तो मालूम थी कि उसे तैरना नहीं आती है, और यह भी मालूम थी कि अगर उसे मोहन नहीं बचाया तो वह मर जाएगी। यह तो उसकी सौभाग्य है कि मोहन ने उसे देख लिया और बड़ी मशक्कत के बाद उसे बचा लिया। मोहन जरा भी लापरवाही करता तो उसे खोज पाना मुश्किल था। आप तो जानते हो कि इस वक्त बरसात की समय में नदी एकदम से उफान पर रहती है, ऐसे में पानी कितना गहरी होती है। अगर सुलोचना को अपने जीवन की परवाह होती तो पानी में छलांग लगाकर आत्महत्या करने की प्रयास ना करती। ऊपर से जब मोहन उसे बचा लिया तो कहती है, मुझे क्यों बचाया, मुझे मर जाने दिया होता। इस बात से मोहन और भी ज्यादा परेशान हो गया है। उसे डर है कि केवल उसे ही नहीं, अब तो हमें भी डर सताने लगी है कि कहीं वह भी उसके माँ की तरह आत्महत्या कर लेगी, तब क्या होगा। तब तो मोहन भैया बिल्कुल पागल हो जाएगा। काफी देर तक गुमसुम सी रहने के पश्चात राधावल्लभ कहने लगा, तुम उस लड़की को लेकर इतना भावनाओं की गहराई में मत जाओ, मुझे और थोड़ा विचार कर लेने दो। माँ जी को भी थोड़ी और विचार कर लेने दो। मगर सबसे बड़ी बात तो है कि हम लोग अपने रिश्तेदारों को क्या कहेंगे। समय मिलने पर जब राधावल्लभ अपने माँ जी के साथ खेत में गया तो वहीं बैठकर घंटों अपनी माँ जी के साथ सुलोचना और मोहन के विषय में तथा और भी बहुत से विषय में वार्तालाप करने लगा। राधावल्लभ घुमा फिराकर पत्नी जानकी के कहे बातों को दोहराने लगा, मगर कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल सका और सोचने लगा, सभी के बात अपनी अपनी जगह पर सही है। अगर माँ जी की बातों पर चलकर किसी और लड़की से मोहन की शादी करवाने को राजी करवा ली जाए तो हो सकता है कि कल को मोहन कोई और अनहोनी कर बैठे। क्या पता कब उसका दिमाग खराब हो और कोई गलत कदम उठा ले। समय गुजरता गया मगर मोहन और सुलोचना पर कुछ सही निर्णय नहीं बन सका। इधर मोहन भी समय की प्रतीक्षा करता रहा कि कब जानकी भाभी उसे कोई खुश खबर सुनाएगी, मगर उसे निराशा ही हाथ लगने लगा। इसी बीच में एक रोज राधावल्लभ राम जी के घाट को गया।
उसे घर के लिए कुछ सामान वगैरह खरीदना है। जाते वक्त वह मोहन के नाव पर चढ़कर चला गया। 5-6 घंटे के बाद जब सामान वगैरह खरीद कर लौट रहा तब घाट पर मोहन नहीं था। ऐसे में किसी दूसरे के नाव पर चढ़कर घर की ओर वापस लौटने लगा। ऐसे में रास्ते में बहुत से गांव वाले मिल गए तो गांव के ही गौरी शंकर चाचा मिल गए और आपसी वार्तालाप करते हुए चलने लगे। इतने में गौरी शंकर चाचा कहने लगे, आजकल मोहन नहीं दिखाई पड़ते। जवाब में राधावल्लभ कहने लगा, मोहन तो अपनी नाव लेकर रोज नदी में फेरा लगता है। मैं जाते समय तो उसी के ही नाव में गया था, मगर वापस लौटते समय इंतजार करने से भला क्या लाभ। जो सामने मिल गई उसमें चढ़ गया। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।